पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, याद होगा, ओम, है ना, ओम का नियम। ओम का नियम को हम लोग बहुत अच्छा से समझने का प्रयास किए थे। कल की डेट में कौन कौन क्लास नहीं कर पाए थे, कल के डेट में कौन कौन आप लोग नहीं कर पाए थे, ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग ओम का नियम पढ़े थे पिछले क्लास को। ओम का नियम क्या है, इसको थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुमन कुमार सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो टॉपिक है ये विद्युत धारा का जो चैप्टर है, ये सेकंड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। ये लेसन 12 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पार्ट 1 में ओम का नियम जो था वहाँ तक पढ़ चुके थे, और आज थोड़ा सा जल्दी से हम लोग ओम का नियम समझ के उसके आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ताकि समझ में आए आपको बेटर और आप अपने एग्जाम को अच्छे तरह से कर सके, ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे हम लोग सब कोई। हेलो, सब रेडी हो ना? चलो, तो हम लोग पढ़े थे ओम का नियम। क्या पढ़े थे? तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी हम लोग पढ़े थे विभवांतर जो होता है वो V होता है, V समानुपाती होता था I। V बोले तो विभवांतर, I बोले तो विद्युत धारा। क्लियर है कि नहीं है? और हम लोग क्या किए थे, ये समानुपाती का चिन्ह को हटा के बराबर का चिन्ह लगाए थे, और यहाँ पर I के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं R। जो R बाद में चलकर, R एक प्रकार का क्या है, नियतांक है। R क्या है? नियतांक, जिसको आप कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं, कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं। तो जो नियतांक होता है यही बाद में बनेगा आपका प्रतिरोध। क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रतिरोध बनेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, डिस्कस करेंगे प्रतिरोध किसको कहते हैं। फिलहाल हम समझते हैं ओम का नियम के बारे में आगे क्या चीज चल रहा है। तो देखिए, V समानुपाती I हो गया, तो V बराबर क्या हो गया, I है, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो उसकी जगह पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या किए हम लोग, R। क्या किए हैं? अगर हम I का वैल्यू निकालते हैं, जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर R जो मल्टीप्लाई हुआ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो I इक्वल टू V बाय R। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, क्योंकि इससे हम लोग कई सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, अब समझते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर R जो है ये प्रतिरोध होगा, और इस प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। साइंटिस्ट जो है, ओम नाम का एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है जो इसका खोज की, या फिर कह सकते हैं उसको निकाले हैं या उसको प्राप्त किए हैं, इसलिए ओम से इसको हम लोग क्या करेंगे, सूचित करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब क्वेश्चन आता है कि ओम किसको कहते हैं, ओम क्या होता है। तो आप देखिए, ओम में अभी हम जस्ट पढ़े कि सर ओम किसको कहते हैं, तो प्रतिरोध को कहते हैं। ओम किसको कहते हैं, प्रतिरोध को कहते हैं। R बराबर V बटे क्या हो गया, I। होगा या नहीं होगा? अगर इस R को पिछले क्लास हमने बताया था इधर ले जाएंगे तो ये जो I है वो इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं। तो R बराबर क्या हो गया, V बाय I। V क्या होता है, विभवांतर, वोल्ट, बोलो है ना, विभव आप कह सकते हैं। और I क्या होता है, विद्युत धारा। क्लियर डेफिनेशन एकदम करेंगे तो कितना इजी है। ओम उस चालक का प्रतिरोध है, ओम क्या है, उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ 1 वोल्ट विभवांतर के लिए कितना एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसी को हम लोग कहेंगे 1 ओम, 1 ओम। ओम नहीं पढ़ाए थे कल? ओम जो था ये हेडफोन जैसा सिंबल होता है, इसको ओम कहेंगे। किसका यूनिट होता है ओम, प्रतिरोध का। जैसे था ना दूरी, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। बोलो हाँ या ना? उसी तरह प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होगा, ओम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब हम लोग जहाँ पढ़े थे बार बार हम लोग एक चीज हिंट कर रहे थे कि सर ओम का नियम में ताप क्या होता है, नियत रहता है। ताप को कभी भी आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, ओम के नियम में ताप को नियत क्यों रखा जाता है। जो ओम का नियम है, ओम्स लॉ में, ये जो टेम्परेचर है इसको कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, इसको नियत क्यों रखा जाता है। तो ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, बदल जाता है। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, आप समझते हैं हम लोग प्रतिरोध को, क्योंकि प्रतिरोध बार बार आ रहा और एक खासा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध, रोध मतलब क्या हो गया, रोकना। रोध मतलब क्या हो गया, रोकना, जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है।
विद्युत धारा समझ रहे हैं आप लोग? तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिरोध। क्लियर है? तो समझिएगा, ताप बदलने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बदल जाएगा, जिससे धारा का सही मान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम में ताप को नियत क्यों रखते हैं? तो ताप बदलने पर प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जिससे धारा का सही मान प्राप्त नहीं होता है। अर्थात एक ही साथ कई मान आने लगता है, एक ही साथ में अलग अलग, मतलब एक ही जगह पर कभी अलग जो प्रतिरोध का मान है कुछ अलग आ गया, कभी 2 ओम, कभी 4 ओम, कभी कुछ ओम। तो सेम अलग अलग टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा टेम्परेचर। तो उसी चीज में जो वैल्यू आएगा प्रतिरोध का वो क्या हो जाएगा? अलग अलग। तो यहाँ इसलिए ताप को हमेशा क्या किया जाता है? नियत रखा जाता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट भी है और इस पर बेसिस हम लोग कई सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है? इसलिए ध्यान देंगे। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो समझिएगा, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। बोले थे ना अभी, जो धारा के प्रवाह में क्या करेगा? रुकावट डालेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध मतलब कोई भी चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना धारा को रोक रहा है, कितना धारा को रोक रहा है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं? तार की लंबाई, अगर आप तार की लंबाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। बोला हाँ या ना? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, तार की मोटाई डिपेंड करता है, कितना मोटाई है, ठीक है कि नहीं? क्षेत्रफल का मतलब सपोज करिएगा मोटाई, जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। इसलिए आप देखते होंगे घर वगैरह में जनरली जो वायरिंग करने के लिए तार यूज करते हैं, बहुत पतला तार यूज ना करके थोड़ा सा एक हेवी तार लगाते हैं, ताकि उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़िया से मतलब एक्टिव हो सके और ज्यादा प्रतिरोध खराब ना हो। क्या होता है ना, तार तार में ही सारा अपना इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। जहां इनपुट है, जहां आउटपुट है, इनपुट से गया ठीक, आउटपुट में अच्छा दे ही नहीं पाए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसलिए हम लोग इस तरह, आप देखे होंगे पोल वगैरह में जनरली मोटा तार लेके यूज कर रहा है। जितना मोटा तार रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध क्या होगा? उसका कम होगा। अब देखो क्या होगा कि अब बोलेंगे सर तब तो पाइप उतना इतना मोटा मोटा तार ले जाता तो बढ़िया होता, मन में लगता है, तो उतना हेवी भी तो हो जाता है। हमको क्या चाहिए? जितना चाहिए। अब सपोज करिएगा आप एक थाली खाना खा रहे हैं, जितना सपोज करिए 4 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी की जगह पर आपको 2 रोटी देंगे रोज रोज, तो आपको ठीक लगेगा? नहीं। वही 4 रोटी की जगह पर आपको 6 रोटी देंगे तो बर्बाद भी करना आपको ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। तो जितना सफिशियंट चाहिए आपको उतना तो मिलना चाहिए ना। बोलो हाँ या ना? संभवतः आप इस बात को समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो हाँ या ना? तो तार की अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ का प्रकृति का मतलब ये हो गया कि वो जो तार है या चालक पदार्थ है वो क्या है? वो लोहा का है, एल्यूमिनियम का है, या फिर सोना का है, या कोई चीज का है। अलग अलग पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है ना। इसीलिए तो आप लोहा का तार का बहुत ज्यादा लंबा दूर तक नहीं ले जा सकते। लोहा का तार लगा लीजिए ना, आप उतना करंट इनपुट में जितना करंट देंगे उसको आप आउटपुट में उतना नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। पतला तार लीजिए या मोटा तार लीजिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसी के बीच में ही कंजप्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाहर बहुत एकदम फिलामेंट, पता चला बल्ब लगा रहा है फिलामेंट जल रहा है। कभी गौर किए इस तरह का चीज को? यानी हमको मालूम है कि जब हम अपने गांव में ना मोटर लगाए हुए थे, घर से कम से कम हमको लगता है कि 500-600 मीटर दूर पर होगा कुआं, और तार ले गए थे लोहा वाला, वो छड़ बांधने वाला तार नहीं होता, बोले कि जनरेटर वाला सब लगाता है, हम भी लगा लेते हैं। यहाँ से लेके कुआं तक तार, दोनों तार बड़ा मेहनत करके एकदम खुट्टा गड़ के कम से कम 15-20 को खुट्टा गड़े हुए एकदम खूब इत्मीनान से लेके। आज तो मोटर चला के रहेंगे, नया मोटर खरीदे थे, उतना आइडिया थोड़ी, पढ़े लिखे थोड़ी तो उतना ज्यादा, नंबर शायद 7वां-8वां में पढ़ते हैं, 9th-10th में पढ़े भी नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी जानेंगे, ठीक है ना। तो उतना अच्छा नॉलेज नहीं था, तो क्या किया था, पूरा तार वहां से वहां ले गए, वहां मोटर चलाते, बीच बीच में बल्ब जब वहां जलाते हैं तो मोटर चलता ही नहीं, सुई ना साई कुछ नहीं, माथा खराब, झूठ हो गया, बर्बाद समय, 3 दिन भर लग गया था समय, इतना मूड खराब, क्या बोलने लग रहा था, क्या उखाड़ के सब फेंक दे। तो क्या किया, बोले हो सकता है कहीं तार में प्रॉब्लम हो गया, तो फिर बोले साला ये तो लोहा का तार है, कटेगा तो दिख ही जाएगा, कोई कवर वाला तार तो है नहीं जो अंदर में कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट होगा। तो सिंपली क्या किए, बल्ब लिए, वो फिलामेंट वाला जो बल्ब आता है
100 वाट वाला। तो वो बल्ब लिए, क्या किया, हर जगह दोनों माइनस प्लस तार में जा जाके सटा रहे थे हम देखते चलता ही नहीं चलता। जहां पर शुरू में इनपुट दे रहे थे उसको, जहां दे रहे थे वहां पर बड़ा टनाटा नहीं चल रहा था, मस्त। थोड़ा दूर गए थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा दूर गए फिर थोड़ा कम हो गया, लास्ट में गया तो मिल मिला रहा था, हम जाओगा आपसे, अब हमने जो नहीं है जो होगा। तो ऐसा कंडीशन हो रहा था। यहाँ पता चला बाद में कि जितना आप तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, तार सारा क्या किया, प्रतिरोध का काम कर लिया, और वही तार सारा इलेक्ट्रिसिटी को रख लिया, वो आगे आउटपुट नहीं दे पाया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए हम लोगों को अंट संट तार नहीं लगाना चाहिए। कुछ बोल रहे थे, क्या चीज, क्या क्या फिर से बोलेंगे इतना देर बोले कहाँ थे आप? हाँ जी, हाँ आदमी यहाँ लोहा का तार तो रहना ही नहीं देता, चांदी का तार लगाएगा ही कुआं में, महंगा हो जाएगा वो। हालांकि उसके जगह पर आप एल्यूमिनियम का या फिर तांबा का तार यूज करते हैं, बहुत बेटर होता है, वो प्रतिरोध ज्यादा नहीं यूज करता। तो प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थ का वह गुण है जो धारा में क्या करता, रुकावट डालता। ठीक है, अब प्रतिरोध के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधकता। अब सपोज करो कि इतना लंबा तार था, इतना लंबा तार है, ठीक है। अब इस तार में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा भाग को काट लेते हैं, इकाई भाग को काट लेते हैं, हो सकता है 1 मीटर या हो सकता है 1 इंच, कुछ भी एक इकाई भाग को हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल लिखा गया, क्षेत्रफल होगा ये, सॉरी फॉर माय मिस्टेक क्षेत्रफल वाले किसी चालक इकाई लंबाई में प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। दैट मीन्स कि समझो ध्यान से, ये पूरा तार का इकाई भाग को हम लोग काट लिए, और इकाई भाग में जितना प्रतिरोध होगा, इकाई तार की लंबाई में जितना प्रतिरोध होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता। अब देखो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम था, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ओम ही, क्योंकि वो भी तो प्रतिरोध है एक प्रकार का। क्लियर है कि नहीं। तो ओम मीटर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस पर भी हम लोग काम करेंगे। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है तथा मोटाई का विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती को हम लोग व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं। अब समझते हैं समानुपाती क्या होता है और विलोमानुपाती क्या होता है, समझिए प्लीज। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है लंबाई का समानुपाती होता है। इसका मतलब आप बढ़िया समझिएगा। एक चीज सिर्फ ये फिगर के माध्यम से समझ गए तब आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होगा, बहुत इजी से आप समझ जाएंगे, और थ्योरी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं कि हम कोई भी चीज को रटवाने का प्रयास नहीं करते हैं। आप समझिएगा, यहां पर जितना भी प्रतिरोध होगा तो लंबाई बढ़ाएंगे, अभी जस्ट बोले थे, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब हो गया कि जितना आप लंबा तार बढ़ा रहे हैं उतना कम वोल्टेज आएगा, उतना कम करंट रहेगा आपके पास। तार की लंबाई को क्या करेंगे, छोटा, करंट क्या होगा, ज्यादा। इसको कहते हैं हम लोग समानुपाती। समझ आ रहा है, एक बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब क्या हुआ, एक घटाए तो दूसरा भी घटेगा, यानी लंबाई बढ़ाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं, लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। और फिर बोलता है उसके मोटाई का विलोमानुपाती होता है। अभी जस्ट बोले अगर मोटाई बढ़ा देंगे, तार की मोटाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि करंट बहुत आसानी से क्या होगा, फॉलो हो जाएगा। नहीं समझ पाए बात को। तो यहाँ ए जो है वो एरिया है। ए मतलब क्या है, एरिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यहाँ पर कहीं हम लोग लिखे थे उसकी लंबाई का समानुपाती होता है। तथा मोटाई जो हो गया, मोटाई में हम लोग कह सकते हैं उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम लोग क्षेत्रफल को क्या कर दें, बढ़ा दें, या मोटाई को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो कोई भी चीज में समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का संबंध समझना जरूरी होता है। समानुपाती में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब विलोमानुपाती मतलब क्या हो गया, नाम सही पता चल रहा है, उल्टा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। देखो यार, मोटाई बढ़ा दिए, ए का मतलब सपोज करिए उसका क्षेत्रफल है, यानी मोटाई है, तार की क्या है, मोटाई। तो एक बटे का मतलब वही हो गया। देखिए जैसे सपोज करिए, मान लेते हैं, एक चीज हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, व्युत्क्रमानुपाती को समझा रहे हैं, जरा समझिएगा।
जैसे ये आर है, अगर समानुपाती होता तो हम ऐसे लिख देते सिंपली। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो हम 1/a लिखेंगे। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवर्स। तो a का a/1 होगा कि नहीं होगा? इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a। बोलो हाँ या ना? इनवर्स समझ रहे हैं आप लोग? व्युत्क्रमानुपाती समझते हैं कि नहीं समझ पाए? चलिए, तो समानुपाती में डायरेक्ट, हालांकि सिंबल दोनों का वही होता है ऐसे ही, लेकिन एक में ऊपर में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती में वो कहाँ रहेगा? नीचे, फ्रैक्शन के नीचे। तो देखिए ये फ्रैक्शन है, उसके नीचे में, यही हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज में आप इसको पढ़िएगा, आर समानुपाती एल। सुनिएगा प्लीज, आर समानुपाती एल, और इसको पढ़िएगा आर व्युत्क्रमानुपाती ए। आर मतलब प्रतिरोध, ए मतलब तार की मोटाई। बोला है ना? तो मोटाई का क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। यानी प्रतिरोध मोटाई का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मोटाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध। अच्छा, अभी भी बहुत सारे बच्चों को ना ये दिक्कत, सर प्रतिरोध क्या होता है? अभी भी लगता है, हाँ बता दिए, करंट करंट करंट। प्रतिरोध होता है क्या? अभी भी कंफ्यूजन होता होगा। किन्हीं को है क्या? ठीक है, ललन क्लास नहीं किया था कल, अगले क्लास है ना, इसलिए। और किसी को पर्सनली प्रॉब्लम है कि सर प्रतिरोध कैसे समझेंगे हम? बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना यार, किसी को प्रॉब्लम है? चलो एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करिए, गांव घर में सबको देखे हम मोटर वगैरह में पानी निकालते हैं या मशीन में पानी निकालते हैं, बोलो हाँ या ना। एक काम करिए, आप ना बड़ा वाला पाइप लीजिए, बड़ा वाला जिसमें मतलब ज्यादा पानी आता है, आ सके, एडजस्ट हो सके, ठीक है। और वो जो टुल्लू पंप वाला पानी वाला होता है ना, टुल्लू पंप लगाइए, इतना मोटा पाइप में इतना टुल्लू पंप का पानी जाएगा, बोला आराम आराम से जाएगा। तो मोटाई बढ़ा दिए तो बहुत आसानी से क्या हो रहा था? जा रहा था करंट। करंट के वो जो पानी जा रहा है उसको करंट के रूप में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बोला नहीं यार, आराम से जाएगा कि नहीं जाएगा? अब क्या किया, थोड़ा सा उल्टा कर दो, जो पाइप है उसको पतला रख दो और जो पानी देने वाला जो पार्ट है वो बड़ा रख लो। सपोज करो कि बड़ा मशीन वाला जहां से पानी निकलता है, हाँ जेट पंप ले लो, जेट पंप साला कुछ भी बोलता है, बड़ा बड़ा मशीन नहीं होता है रे, जनरेटर वाला जो मशीन आता है वो वाला ले लो। और उसमें ना वो जो छोटका ऊपर में हम लोग का छत पे जो पाइप लगा रहता है वो वाला पाइप लगा लो। बोलो क्या करेगा पाइप का? तेरा नतीजा नहीं करेगा। तो मोटा चीज पतला में ढुकेगा तो क्या करेगा? तो सबको पार होने देगा? अरे सबको पार होने देगा क्या? पार होने देगा नहीं ना। धारा को क्या कर देगा? रोक दिया। पानी को क्या कर देगा? रोक देगा। तो पानी पूरा पार नहीं होगा। तुम लोग ना कुछ हो बकलोल, समझ में आ गया? तो यहाँ देखो कितना सारा पानी क्या हो रहा है? रुक गया। तो जो रुक गया ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? बोल प्रतिरोध। जो पानी को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो वहां जो धारा को रोक रहा है वही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। क्लियर हो गया? तो जो धारा में रुकावट डाले उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो यहां पर आप समझिए आर समानुपाती एल, मतलब प्रतिरोध तब बढ़ेगा जब लंबाई को बढ़ा देंगे। और यहां पर समझो आर व्युत्क्रमानुपाती ए, मतलब अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, एरिया घटा देंगे, पतला कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों को ना तुलना करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सर ध्यान देंगे प्लीज। तो यहां भी आर है, यहां भी आर है, तो यार हो गया। और ये जो सिंबल है कॉमन है, ले लिए। यहां क्या था? ऊपर में एल और इंटू 1/a, तो कुल मिलाकर हो गया आर, ये जो समानुपाती का चिन्ह है L/a। बोलिए हाँ या ना। आप L के जगह पर छोटा l भी लिख सकते हैं, बड़ा L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए है तो बोलिए जल्दी से। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी बार बार हम लोग बोल रहे हैं समानुपाती का चिन्ह को हम लोग को क्या करना चाहिए? हटाना। जैसे ही हम लोग समानुपाती का चिन्ह को हटा देंगे तो यहां पर एक सिंबल का उपयोग करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे रो। क्या कहेंगे? रो। यहां पर जो समानुपाती है इसका चिन्ह को हम लोग क्या कर रहे हैं? हटा के बराबर का चिन्ह ला रहे हैं, तो इसके जगह पर हम लोग रो का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? रो। जहां रो स्थिरांक है, अगर नहीं जानते तो वहां आप अपना नोट्स में लिख लीजिएगा, रो है आर ऐसे रो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो रो ही हम लोग का क्या होगा? प्रतिरोधकता होगा। और ये फॉर्मूला बन गया आपका। क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा किसी तार का प्रतिरोध फलनवा ओम है
उसकी लंबाई फलनवा मीटर है, उसका क्षेत्रफल इतना दिया है, बोलेगा प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो सब चीज तो दिल्ली है, आर दिया है, एल दिया है, ए दिया है, रो का मान नहीं निकाल पाएगा। चलिए, विद्युत चालकता तथा विद्युत रोधी पदार्थ किसको कहते हैं? हम समझते हैं विद्युत चालकता और विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत का मतलब करंट, चालकता मतलब जिसमें चल रहा, यानी जिसमें करंट क्या हो रहा, चल रहा, और विद्युत रोधी जिसमें करंट नहीं चल रहा। सिंपल सा है, कोई रटारटी नहीं, परिभाषा याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। विद्युत चालक पदार्थ, जिन पदार्थों से मुक्त रूप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, रट लिया, हार्ड लगा। विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत कुचालक भी कह सकते हैं, सही है। चलिए देखिए, सोना, चांदी, तांबा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? विद्युत चालक पदार्थ है ना। बचपन से ही तुम लोग को सपना में भी याद आता होगा, किसे किसे करंट पास होगा, तो जानवे सोनमा, चनिया, तांबा। अगर सुनो रे, अगर तुम लोग के साथ कभी भी कोई तरह का नुकसान होता है इन फ्यूचर मैरिड लाइफ में, तो जो तुम्हारी वाइफ पहनी होगी ना वो गहना वहना, उसमें तार जोड़ देना सिक्र लगा लेना। जो पहनी होगी वो क्या कहता है यार, क्या कहते हैं उसको, नेकलेस वगैरह ना, सोना या चांदी का पहनी होगी, तार एक मेड़ लेना, ढुका देना उसको, बोलेगा मुड़िए हिल के उड़ा दे। और उसको बोलना हमसे झगड़ा करने की कोशिश ना करना, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, सुमन सर पढ़ाए हमको, समझा गया। विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? हमको समझ में नहीं आया। हम आलोक की दुकान एक दिन ना चाट खाने के लिए गए थे, इनके पापा चाट लगाते हैं, बहुत अच्छा चाट बनाते हैं, मंदिर मोड़ में, आप लोग जाके खा सकते हैं, खास करके लड़की लोग खूब जाना, ठीक है, ताकि बिक्री सेलिंग बढ़ता है, लड़की से बढ़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लड़का लोग जाएगा ना 20 टका खाने के लिए सोचेगा 14 बार 20 टका ले चल दादा चीज का दो समोसा खा पेट भरी के जाओ। लड़की लोग नया सोचेगी, ना पापा का सोचेगा ना अपना पति का सोचेगा, जाएगा खाएगा बर्बाद करके आएगा, सीधी सी बात। क्या गलत बोल रहे हैं? लड़की लोग ना ऐसे दिखती है, हमको लगता है खा जाएगी, पता नहीं क्यों। हम क्या किया, हम तो जो सच्चाई होता है, तुम लोग भी रियलाइज करती होगी कि सही बात बोलते हैं सर आप कभी कभी। घंटा गलत बात है। अर्जिता एक भी बात नीचे गिरने देती है, इसका मतलब समझ लो सबसे ज्यादा यही करती है। देखो जलीना जलीना क्यों जल रहा है बोलो तो ये पक्का इस तरह की होगी। विद्युत रोधी पदार्थ किसको कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होती है, जिन पदार्थ से विद्युत धारा मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं होगी, जैसे हो गया सूखा लड़की, सॉरी सूखा लकड़ी, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, रबड़, इन सभी पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। और कई सारा एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ में आप देखे होंगे, बोलो हाँ या ना, हो पाएगा? अरे बोलो हाँ या ना यार। चलिए अब हम समझते हैं अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक किसको कहते हैं? सिंपल सा बात से ही पता चल रहा है, अर्धचालक, चालक मतलब चलने वाला। अरे बोलो नहीं, चलाता कौन है? चालक कौन होता है? अरे ड्राइवर। कौन है? कौन है? बड़ा होके ये रिक्शा ड्राइवर बनेगा, देख लेना। सीरियसली बोल रहे हैं। बोलता है वैसा पदार्थ जिससे सामान्य टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना कैरी नहीं करता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आसपास आर पार होने नहीं देता, नहीं मुक्त रूप से, सामान्य ताप पर मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन को आसपास या आर पार होने नहीं देता है, जिसके कारण उसमें करंट जो है वो बहुत स्पीड से फ्लो नहीं करता। इसका कुछ एग्जांपल जैसे जर्मेनियम वगैरह हो गया। पहले के जमाने में जो कंप्यूटर बनाया करता था ना, वो यही सब चीज का बनता था, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब में क्या होता था, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ना जब आप उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो करंट इसमें पास होना क्या होता है, चालू होता है। बाबू लोग ध्यान देंगे, जब आप इस तरह के पदार्थों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो करंट वो क्या करता है, पास करना चालू करता है। तो पहले के जमाने में जो कंप्यूटर हुआ करता था ना, नीचे में भट्टी रखता था, धिपाता था उसको, तो कंप्यूटर काम करता था। अति चालक किसको कहते हैं? तो सिंपल सा बात है, अति चालक, जिससे बहुत ज्यादा करंट क्या होता है, पास करता है। ये कोई भी टेम्परेचर पर, जैसे तांबा वगैरह के तार में आप देख रहे हैं, कम ताप पर भी क्या होता है हाँ जी, सीता है। ध्यान देंगे, अति चालक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर, कम ताप पर भी बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत गमन होता है। बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत क्या होता है, गमन होता है। आप जो शीशा सोच रहे हैं, कौन शीशा सोच रहे हैं, ये बोला ना? नहीं सर, प्लास्टिक है। देखिए आप जो घर में जनरली जो एना वगैरह वाला शीशा समझते हैं, वो शीशा अलग है, और शीशा यहाँ धातु अलग चीज होता है, ठीक है ना? हाँ, लीड। चलिए, तो अति चालक किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध का, उसमें प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होता है,
क्लियर है कि नहीं? बिना किसी प्रतिरोध का विद्युत क्या होता है? गमन होता है। उसे अति चालक पदार्थ या अति चालक कहते हैं। शीशा और जिंक उसका एग्जाम्पल हो गया। क्लास 9th में भी कूलाम का नियम पढ़े थे, याद है? यहां पर भी हम लोग कूलाम का नियम को पढ़ेंगे और उसको आगे भी लिखे व्याख्या करेंगे। समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल होगा और इसका यहां से फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएगा। इसलिए आपको देखिए फॉर्मूला रटना अगर नहीं है तो अच्छे से आप थ्योरी को पढ़िए, क्योंकि अगर फॉर्मूला रटना चाहते हैं तो फिर रट के क्या फॉर्मूला याद कर पाइएगा, है कि नहीं? तो रट के फॉर्मूला संभव नहीं है, इसलिए आप थ्योरी को बढ़िया समझिए। थ्योरी एक बार हो गया तो फॉर्मूला अपने हाथ में, तखनी मन तखनी, ठीक है? खुद से फॉर्मूला आप क्रिएट कर लीजिएगा। किसी आवेश के बीच लगने वाले बल उन आवेश के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती होता है। कोई आवेश है, दो ठो आवेश है, यहाँ सपोज करिए एक आवेश इधर है, एक आवेश इधर है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। आवेश बोले तो चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है, वो प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है और प्लस माइनस भी हो सकता है। याद करो पिछले क्लास हमने आपको बताया था जो चार्ज यानी जो आवेश होता है उसका गुण, तो हमने बताया था अगर अलग अलग आवेश है दैट मीन्स कि एक प्लस और एक माइनस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। हमने बताया था अगर सेम आवेश है, एक ही जैसा आवेश है, मतलब प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस आवेश कभी भी नहीं सड़ेगा, वो हमेशा क्या होगा? रिपल्सन करेगा, मतलब विकर्षित करेगा। क्लियर है? तो आकर्षण या विकर्षण के बीच में आप देख रहे हैं एक बल काम कर रहा है, बोलो हाँ या ना? आकर्षण और विकर्षण, चाहे वो आकर्षण होगा तो भी बल से खींचेगा, विकर्षण होगा तो भी बल से धकेलेगा, बोलो हाँ या ना यार? तो आकर्षण और विकर्षण के बीच में क्या काम कर रहा है? बल काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए किन्हीं दो आवेशों के बीच, यानी किन्हीं आवेशों के बीच बात कर रहा है, इसका मतलब दो आवेश होगा ही होगा, बोलो नहीं यार? हमारे और तुम्हारे बीच में कैमरा, मतलब हमारे और तुम्हारे बीच में कैमरा होगा, यही कहने का मतलब हुआ। किन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल बोले तो एफ, बल को किससे सूचित करते हैं? एफ से। एफ बोले तो फोर्स, क्लियर है कि नहीं? तो बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, ठीक है? तो किन्हीं आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणाम का गुणनफल, उन आवेशों का परिणाम, मान लेते हैं इसका परिणाम कितना है? परिमाण, सॉरी परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा, परिमाण है परिमाण, ठीक है? तो यहां जो पहला आवेश है, इस पहला आवेश का परिमाण कितना है? Q1, दूसरा आवेश का परिमाण कितना है? Q2, क्लियर है कि नहीं? तो ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया? Q2 हो गया। तो दोनों के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2। सिंपल सा बात है, किन्हीं आवेशों के बीच यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण मतलब क्या हुआ? कोई भी जो चार्ज है, 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 4 कूलम, कुछ तो होगा ना यार, वही परिमाण हो गया उसका। तो वो जो दोनों का आवेश का परिमाण है उसका क्या होगा? गुणनफल का समानुपाती, तथा उसके बीच का दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। मतलब यहां से यहां तक का बीच का दूरी अगर सपोज करिए क्या है? r है, कुछ भी दूरी हो सकता, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर हो सकता है, 1 इंच, 2 इंच। अगर कोई दो आवेश है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो उसके बीच का जितना दूरी, उस दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर बल जो है वो क्या होगा? घटते जाएगा। नहीं समझ पाए बात को? आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे नजदीक कर लेंगे वैसे वैसे बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो वही हो गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और वो भी वर्ग में। तो यहां पर क्लियर है? आगे बोल रहा आपको उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम का नियम खत्म। फिर से एक बार बढ़िया से रिकॉल करते हैं, एकदम कुछ नहीं देखना, समझो ध्यान से। दो आवेश है, यहाँ पर दो आवेश है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल, दोनों आवेश के बीच लगने वाला क्या है? बल। ये दोनों आवेश का परिमाण, परिमाण बोले तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 1 कूलम, 2 कूलम, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों के परिमाण का गुणनफल का समानुपाती होता, दोनों के परिमाण का गुणनफल का समानुपाती होता। तथा इसके बीच के दूरी, इसके बीच का दूरी कितना मान लेते हैं? r। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा, तो दोनों के बीच का दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। वर्ग बोले तो r का स्क्वायर। अब आप देखिए f कॉमन है, f कॉमन है दोनों में, बोलो है ना? तो जब हम 1 और समीकरण 2 को कंपेयर करते हैं तो f जो है दोनों में आ गया। ये देखो, ये जो सिंबल है समानुपाती वाला दोनों में आ गया। यहाँ देखिए क्या है, ऊपर में Q1 इंटू Q2, और आप डिवाइड करिएगा नीचे में 1/r स्क्वायर से, या मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/r स्क्वायर, ऐसे करिएगा, या तो आप सीधे कर दीजिए नीचे में r स्क्वायर। नहीं समझ पाए?
तो हो गया फाइनली आपके पास F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से वही बात बोलेंगे, समानुपाती का चिन्ह को हम लोग को क्या करना, हटाना, और उसके जगह पर किसका चिन्ह यूज करेंगे, बराबर का चिन्ह उपयोग करेंगे। अब बराबर के बदले में मेरे पास क्या आएगा, के आएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं हम लोग, के। याद करो पहले R लिए थे कांस्टेंट, R को क्या बोले थे, प्रतिरोध, फिर हम लोग लिए रो, क्या लिए थे, रो, वो जो ई जैसा होता ना थोड़ा सा, रो किसका कांस्टेंट था, प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग बोले थे, क्या बोले थे, प्रतिरोधकता। यहां पर क्या ले रहे हैं, के, ये जो है कूलाम कांस्टेंट है, कूलाम का नियतांक। क्लियर है कि नहीं, क्या है, कूलाम का नियतांक। अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल पर। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल का जो क्लास होगा उसमें न्यूमेरिकल धुआंधार होगा। आप लोग क्या करिए, नोट्स तो मिल गया सबों को, तो सब लोग क्या करिए, जाके नोट्स अपना अपना आराम से निकालिए, और जितना भी बुक में न्यूमेरिकल है ट्राई करके आइए। उसके बाद जितना होगा फिर आगे हम लोग देखेंगे डाउट के तौर पर, और पूरा फिर से एक बार बताएंगे भी, काफी सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाके अपना ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों तक, ताकि वो सभी भी बढ़िया से अपना पढ़ाई को पूरा कर सके। हम आपको वादा करते हैं आपके जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे।